हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का, और मुझे पता है कल वाला क्लास थोड़ा सा हैवी हो गया था, बट दैट्स ओके। चैप्टर 5 दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हर एक चैप्टर का ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर, हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी किसी भी चैप्टर को अंडरमाइन मत करना। सो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, फर्स्ट थिंग व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक ओनली बिकॉज कि अगर हम अपने लाइफ को कंसीडर करें, चाहे मैं इंडिविजुअल चाहे कंबाइंड, आप लोग सभी अपने लाइफ को अगर कंसीडर करोगे, यू विल फाउंड कि हमारी लाइफ जो है कंप्लीटली सराउंडेड विद द मिनरल्स एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके रिसोर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ये तो है ना, मिनरल्स और एनर्जी से हम लोग सराउंडेड हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग फॉर द टाइमिंग इफ वी कंसीडर हाउस एज ए एग्जाम्पल, और कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए ट्रेन को भी ले लेते हैं। जब भी आप इनसाइड द ट्रेन होते हो, एट दैट टाइम यू गेट अ फीलिंग कि जैसे मैं घर के अंदर ही, ये वाली फीलिंग आती है। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, अंतर यही है, डिफरेंस इज दैट कि हाउस हमारा स्टैटिक होता है, मींस नो मूविंग, कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है सच, और ट्रेन हमारा मूव करता रहता है। सो फॉर दिस एक्टिविटी यस इट नीड्स एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए, अदरवाइज ये मूव कैसे करेगा। एटलीस्ट फॉर दिस एक्टिविटी नो एनर्जी, बट हाँ घर के अंदर और भी सारी चीजें होती है जिसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है। तो एक जनरल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो जो हमारा घर होता है वो बना हुआ है ब्रिक्स एंड स्टोन, एक बेसिक बात है। और जो हमारा ट्रेन है वो एल्यूमिनियम एंड आयरन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, बहुत सारी चीजें, बट एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो वी कैन सी कि यही हमारा क्या है, बेसिकली मिनरल्स, एंड दिस इज एनर्जी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का मतलब क्या है, आप कुछ भी चीज पिक करो। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं हम लोग टूथब्रश से, टूथपेस्ट और टूथब्रश। तो अगर मैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स में जाऊं, कंस्टिट्यूएंट्स को देखने की कोशिश करूं, या फिर आपको जैसे टूथपेस्ट है उसको पिक करिए, पैकेट खरीदिए, जब भी आप मार्केट जा रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो, तो यू विल फाइंड कि इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है या तो जैसे सिलिका लिखा होगा, सिलिका, या लाइमस्टोन, या फिर आप कह लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ ऐसा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनका रोल होता है अब्रेशन के लिए, अब्रेसिव का मतलब है क्लीन करने के लिए, वो जो आप सुबह सुबह घिसते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड कि इसमें लिखा होगा फ्लोराइड जो कैविटीज प्रोटेक्शन, जो हमारे टीथ में कैविटीज हो जाते हैं उससे बचाने के लिए, तो उसमें फ्लोराइड भी देखने को मिलेगा। व्हाइटनिंग के लिए आपको टाइटेनियम ऑक्साइड का पार्ट उसमें दिखेगा, टाइटेनियम ऑक्साइड व्हाइट कलर के लिए। इसी के अलावा माइका दिखेगा फॉर स्पार्कलिंग के लिए। मींस कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई पैकेट पिक करोगे यू विल फाइंड कि कुछ न कुछ इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले, दीज आर दी मिनरल्स। या कुछ और भी आप पिक कर लो, जैसे मान लीजिए स्पून ले लो, घर के अंदर रखा हुआ है स्पून, स्टेनलेस स्टील। बल्ब ले लो, ग्लास होगा उसमें वायर जो कि कॉपर का बना होगा, टंगस्टन, फिलामेंट जो कि टंगस्टन से बना होगा,
फिलामेंट, टंगस्टन, टंगस्टन, इसके अलावा ब्रास, आई मीन बेस उसका ब्रास का बना होगा। सो दीज आर दी, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द मिनरल्स। और चेक करना है, अगेन मैंने कहा आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, जस्ट चेक आउट दीज ग्रेडियंट्स कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। बट क्या हमारा जो सराउंडिंग है वही मिनरल से भरा हुआ है, कुछ और नहीं? तो अगर आप जाओगे देखोगे, यू विल फाइंड की, मतलब कहीं जाना नहीं है, यू विल रियलाइज कि हमारा लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन मिनरल्स। कैसे? सी, जब भी हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, फूड खाते हैं, इवन आवर फूड कंटेन्स ऑलमोस्ट 0.3% मिनरल्स। मतलब जितना आप खाना खा रहे हो उसमें 0.3% मिनरल्स पार्ट है, और यही 0.3% हेल्प्स टू यूटिलाइज रिमेनिंग 99.7% ऑफ फूड। यही 0.3% जो है हमारे, जो भी हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, रिमेनिंग फूड, उसको यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अब ये लाइफ का मिनरल्स, यानी कि हमारे अंदर कौन से मिनरल्स है ऐसे, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी है, इट्स ढांचा है हड्डियों का, तो बोन किससे बना है? कैल्शियम से। व्हाट अबाउट ब्लड जो फ्लो हो रहा है इनसाइड दी बॉडी, इसके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होता है आयरन। आयरन ही ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। एक थायराइड ग्लैंड ले लो, अगर थायराइड ग्लैंड, जिसका रोल क्या होता है? हार्मोन्स को रिलीज करना, और इस हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है आयोडीन, शुद्ध टाटा नमक। सो द पॉइंट इज कि अगर इनमें थोड़ी सी भी कमी आई, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के, बाय द वे दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें थोड़ी सी भी कमी आई, हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, ब्लड में, अगर दिस लीड्स टू द मेजर बीमारीज लाइक अनेमिया। जैसे जो वुमेन है उनको अनेमिया से ज्यादा देखने को मिलता है। मान लो कैल्शियम अगर किसी बॉडी में अगर कम है, थोड़ा सा भी कम है, तो ये लीड करता है बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस टाइप का प्रॉब्लम। आयोडीन अगर कमी है, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं रिलीज हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा, बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो नो डाउट इफ आई एम सेइंग कि हमारे जो ये मिनरल्स हैं, ये हमारे लाइफ को भी रन करने में मदद करते हैं। मींस आवर बॉडी, आवर लाइफ कंप्लीटली डिपेंड ऑन मिनरल्स, इट्स नॉट रॉन्ग। पर अब क्वेश्चन ये है कि सर जी ये मिलता कहाँ पे है? चाहे वो सिलिका हो, लाइमस्टोन हो, एल्यूमिनियम हो, फ्लोराइड हो, टाइटेनियम हो, और ऐसे बहुत सारे। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें हम लोग, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आइडेंटिफाइड हुए हैं। तो पहला प्रश्न ये है ना कि ये मिलता कहां पे है? आपने बता तो दिया सर कि देयर इज मिनरल्स जो हमारे लाइफ के पार्ट है, जो हमारे सराउंडिंग में भी जो चीजें है, बट ये मिलेगा कहां पे? तो सी, ये अर्थ से ही मिलेगा। अर्थ की छोड़ो, अर्थ से ही मिलेगा। अर्थ किसी से भरा हुआ है? रॉक्स वगैरह से, या जो भी है, रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, है ना, सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गया। तो मान लीजिए रॉक्स से मिला, तो रॉक्स से अगर मैं कुछ भी निकाल के लेके आता हूं, इट्स अ काइंड ऑफ ओर,
और इसके अंदर कई सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, कई सारे अलग अलग मिनरल्स। इन मिनरल्स को इसमें से निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इसको बोलते हैं रिफाइनमेंट प्रोसेस और स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओर्स को निकालते हैं, निकालते हैं। अब इसको निकालना, ओर को निकालना, इसको बोलते हैं माइन। अभी हम लोग इसके जाएंगे डिटेल में, मिनरल्स क्या होता है डिटेल में जाएंगे, बस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं माइन। इस प्रोसेस को तो छोड़ दो, इस प्रोसेस को तो मान लीजिए रिफाइनमेंट और स्मेल्टिंग कह दिए, इस प्रोसेस को तो आपने माइन कहा। जैसे कोई एक आइटम, एक जनरल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एक आइटम में करंट फ्लो होता है तो आप बोलते हो वो इलेक्ट्रिकल आइटम है ना, इलेक्ट्रिकल आइटम है। तो कोई आइटम जिसमें मिनरल्स यानी कि वो माइंस से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिनरल्स, कि समहाउ इसका कंस्टिट्यूएंट जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं पे माइन करके निकाला गया होगा। क्लियर? व्हाई आई एम सेइंग एनर्जी भी मिनरल है, बिकॉज क्योंकि एनर्जी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये टूथब्रश ही ले लो, टूथब्रश बनता है प्लास्टिक से, प्लास्टिक का बना होता है, और ये प्लास्टिक बनता है पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम कहां से मिल रहा है? अगेन माइन तो नहीं करते, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट अर्थ के अंदर ही सही तो मिल रहा है ये। क्लियर? तो ये अभी तक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली मिनरल्स के बारे में, कि मिनरल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी सारी डिटेल बातें, इसको मिटाते हैं। सो मिनरल्स को समझने के लिए, मिनरल्स हमें जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। जियोलॉजिकल सी, एक होता है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, जियोग्राफी दोनों में ही आप पढ़ते हो, ठीक है, मिनरल्स के बारे में, और एक होता है आपका जियोलॉजी। तो जियोग्राफी में मिनरल्स स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ अर्थ की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। हम लोग भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डिफिनीशन को समझने के लिए तो जियोलॉजिस्ट तो पार्ट ऑफ अर्थ की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कैसा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि मिनरल्स का फॉर्मेशन यानी कि बना कैसे है ना, उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकली वो कैसा है, केमिकल कंपोजिशन, और एज। तो एटलीस्ट मिनरल को हम लोग डिफिनीशन तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो मिनरल है क्या चीज? हम कह सकते हैं मिनरल इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये क्या है? होमोजीनियस नेचुरली, मतलब नेचर के थ्रू नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, कैसा? सिमिलर। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस बट with different internal structure। लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट। अब क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है, इसको समझो आप, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है तो ये मिलेगा कहां से? ये मिलता है हमें रॉक से, रॉक।
तो रॉक के अंदर कई सारे, समटाइम मेनी मीन्स जो रॉक्स होता है, क्योंकि अब जैसे रॉक्स है, कई अलग अलग भी रॉक्स लेके आओगे तो ऑलमोस्ट देखने में तो एक ही जैसा ना, लेकिन उनके अंदर मिनरल्स अलग होते हैं। तो मेनी या मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स, या कभी कभी ओनली वन, सिर्फ एक ही मिनरल्स होता है, ओनली वन मिनरल्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर लाइमस्टोन ही मिलेगा, कोई और मिनरल्स नहीं मिल रहा, चांसेस यही रहता है। अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है, कई सारे मिनरल्स का मिक्सिंग होता है। तो इस रॉक को निकालना ये क्या है, हमारा माइनिंग एक्टिविटी में आता है, माइनिंग एक्टिविटी। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन मिनरल्स को निकालना वो और में आएगा, जो हम लोग बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस कर भी रखा है। नाउ सी, ये मिनरल्स बनता कैसे है, द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब जितना लॉन्ग टाइम लगेगा वैसा ही उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। दूसरा, उसका फिजिकल कंडीशन में क्या है, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका केमिकल कंडीशन या कंपोजिशन कह लो, कि वो जो बन रहा है वो रिएक्टिव होगा तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी चीजें, दैट इज द रीजन एवरी मिनरल्स हैव, यही रीजन है कि हर एक एवरी मिनरल्स हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है, सबका अलग कलर हो सकता है, सबका अलग डेंसिटी हो सकता है, मींस कलर अलग हो सकता है, कलर डेंसिटी उनका अलग हो सकता है ना। इसके अलावा अलग प्रॉपर्टी जैसे कि कंडक्टिंग नेचर, बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सबसे हार्डेस्ट मिनरल की अगर हम लोग बात करते हैं, इट्स अ डायमंड। और वहीं अगर हम लोग सबसे सॉफ्ट मिनरल की बात करें तो इट्स अ टैल्क। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ, सो ये जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे थिंक इन दिस वे, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पे जाए कि मिनरल्स को आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, तो ब्रॉडली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन पे अगर हम लोग जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो मिनरल्स को जनरली हम लोग 3 पार्ट में, अभी हम लोग जियोग्राफी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बस ये बेसिक बात, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जियोलॉजी में, अदरवाइज हम लोग जियोग्राफी में एंटर कर रहे हैं। नाउ अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पे जाए तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से कि मेटल मिनरल्स हो सकता है, मिनरल्स जो है मेटल्स हो सकते हैं, मेटल हमें पता है। नॉन मेटल मिनरल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल, एंड एनर्जी मिनरल्स हो सकते हैं, एनर्जी मिनरल्स। हम लोग किसकी क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, मिनरल्स की क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मेटल मिनरल्स हो सकता है, नॉन मेटल मिनरल्स हो सकता है, एनर्जी मिनरल्स हो सकता है। मिलेगा कैसे, रॉक्स वॉक्स से ही मिलेगा, अर्थ से ही मिलेगा, नेचुरली अकरिंग ही होगा, ये बात ध्यान रखना। अब उसके आगे चल रहे हैं, तो मेटल्स में जैसे कि मेटल्स को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं कि फेरस हो सकता है, फेरस
यानी कि जिसके अंदर आयरन हो, फेरस यानी कि आयरन कंस्टिट्यूएंट्स। नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो, नॉन फेरस। और प्रीसियस, प्रीसियस मेटल्स। जैसे फेरस में क्या होगा आपका, जैसे कि आयरन इटसेल्फ, आयरन, मैंगनीज, निकिल एक्सेट्रा। नॉन फेरस में जैसे कि कॉपर, कॉपर, लेड, लेड, एल्यूमिनियम, ये सारे हो गए। प्रीसियस मेटल्स में फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, और एक और क्या था, प्लेटिनम, ये सारी। व्हेन इट कम्स टू द नॉन मेटल, तो नॉन मेटल लाइक सॉल्ट, सॉल्ट, पोटास, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स में आ जाएंगे। एनर्जी मिनरल्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कोल, कोल के अलावा क्या था, नेचुरल गैस, गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें कोल में आ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अब ये कहां पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस, इसको भी समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है एग्जिस्ट कर, इसको मिटाते हैं। सो ये एग्जिस्ट कैसे करता है, मोड ऑफ अकरेंस। सी ये होता तो मतलब रॉक में ही है, रॉक से ही हमें निकालना रहता है, बट रॉक की अगर बात करें, पत्थर वगैरह की बात करें, तो अर्थ पे तो अलग अलग तरीके के पत्थर हैं, तो उनमें किस तरीके से एग्जिस्ट करता है उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में ये कैसे होगा, इग्नियस रॉक, बट उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा इग्नियस रॉक क्या होता है। तो होता क्या है हमारे अर्थ पे, सी देयर इज अ मोल्टेन लावा अर्थ के अंदर, मोल्टेन लावा। ये क्या होता है, ये रिलीज करता है, जब रिलीज करके डिपॉजिट करता है, काफी टाइम बाद इट बिकम्स रॉक। धीरे धीरे ये किस फॉर्म में बन जाता है, इग्नियस रॉक। कहने का मतलब वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ, मैग्मा बाहर निकला, वोल्केनिक एक्टिविटी, एक्टिविटी, और ये लेयर के फॉर्म में ये रॉक बन जाता है। इस तरीके से हमारा इग्नियस रॉक बनता है। इसी के साथ along with magma some minerals, अब सारा का सारा लिक्विड के फॉर्म में, तो इसमें जो मिनरल्स होंगे वो भी लिक्विड और गैसियस फॉर्म केम आउट। केम आउट का मतलब बाहर नहीं आते, स्टार्ट टू राइज, स्टार्ट टू राइज, क्योंकि ये स्टेट होने के कारण, लिक्विड और गैसियस स्टेट होने के कारण ये इसके अंदर निकलना शुरू कर देते हैं। एंड when it लूज टेम्परेचर, अपना हीट लूज करते हैं, इट सॉलिडिफाई सॉलिड हो जाता है। तो ये जो सॉलिड हुआ, ये मिनरल इट ट्रैप्ड, ये क्या हो जाता है, ट्रैप्ड इनसाइड दी क्रैक्स, कहीं क्रैक्स है उसमें, कहीं क्रीवियास, मतलब वही क्रैक ही समझो, क्रैक्स में सॉलिडिफाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक। मिनरल्स जो है रॉक्स के छोटे छोटे क्रैक्स में सॉलिड। अब अगर इसका परसेंटेज कम है, इफ परसेंटेज इसका कम है, या फिर कह लो स्मॉल अमाउंट में है, क्रैक्स में स्मॉल अमाउंट, तो इसको बोलेंगे, इस और को बोलेंगे वेन्स। क्या बोलेंगे, VEINS। और यही इफ
परसेंटेज यानी कि हाई हो, हाई अमाउंट हो, इसको बोलेंगे हम लोग, वी कॉल इट लोड्स। तो वेन्स एंड लोड्स। फिर उसको पत्थर निकाल के लेके आएंगे, रिफाइनमेंट करेंगे या स्मेल्टिंग करेंगे, कैसे भी इसको अलग अलग निकाल लेंगे। अच्छा ये भी चीज याद रखना कि इसका एक्सट्रैक्शन जो है कमर्शियली या फिर कह लो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सपोज करो आप एक आयरन निकाल रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें मान लीजिए कॉपर, जिंक, ये इनमें से कुछ भी अगर आप ऐसे निकाल रहे हो, उसमें निकालने का कॉस्ट आपका मान लीजिए 500 रुपया है और आपका बिक रहा है सामान 100 रुपए का, तो कोई इकोनॉमिकली फिजिबल है? आप बोलोगे यार क्या ही फायदा है, 500 रुपए का मैं निकाल रहा हूँ, 100 रुपए बिके, कहीं से नहीं सही है। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी देखा जाता है, फिजिबिलिटी भी चेक किया जाता है इन एक्सट्रैक्शन में ये भी चेक किया जाता है कि अगर परसेंटेज अगर कम रहेगा ना तो छुएंगे नहीं, मींस दे आर लुकिंग फॉर हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। मींस ऐसा रॉक वो चेक करेंगे, ऐसा रॉक चेक करेंगे जिसमें परसेंटेज ऑफ मिनरल्स ज्यादा हो। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, अब सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ पे जैसे हवाएं चलती हैं या वाटर मूव कर रहा है, रिवर वगैरह, तो ये सेडिमेंट्स को लेके मूव करती है, कहीं एक जगह ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो ये काफी लंबे समय बाद जो है क्या बन जाता है, ये रॉक्स के फॉर्म में हो जाता है। लेकिन रॉक्स का खास बात ये होता है कि ये एक स्ट्रेटा, एक लेयर के फॉर्म में होता है। अब इसमें खास बात क्या होता है, इसके अंदर जो बहुत सारे फोसिल्स मिलने लगते हैं, मींस फोसिल ट्रैप्ड इनसाइड रॉक, यही लेटर बिकम क्या, मिनरल। कैसा मिनरल? जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका कोयला। पेड़ पौधे कई ज्यादा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोलियम भी लिख देता हूं, नेचुरल गैस भी लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। एक लंबे समय के बाद जो है वो फोसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कई, जैसे हमारे इंडिया का ही देख लो आप, अगर ये बंगाल वाला रीजन देखोगे तो ये एक तरीके से सबडक्शन जोन है, मतलब पहले बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह थे, ये नीचे जाके धस गए हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वहां का जो फोसिल है, फोसिल का मतलब ये जो पेड़ पौधे वगैरह थे, ये कन्वर्ट हो गए कोल वगैरह में, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह सब कुछ। तो एक तो यहां से भी मिल रहा है सेडिमेंट्री रॉक से। थर्ड आप कह सकते हो रेजिड्यूअल रॉक से। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बिकॉज ऑफ वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग मींस डिसइंटीग्रेशन, मतलब ब्रेक होना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो ये डिसइंटीग्रेट होकर, टूट कर दे डिसॉल्व इन वाटर, या कहीं पे भी डिसॉल्व हो जाते हैं और ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ये वाटर लेटर इवेपोरेट हो जाता है। तो बच क्या जाता है, रिमेन लेफ्ट, जो भी रिमेनिंग इज हमारा क्या हो जाता है, मिनरल। जैसे एग्जांपल के लिए बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। तो ये हो गया रेजिडुअल, तीसरा। चौथा प्लेसर डिपॉजिट, फोर्थ प्लेसर डिपॉजिट,
सी, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन रिएक्टिव मिनरल्स। तो जब ये व्हेन दे फ्लो along with रिवर, और जब रिवर कहीं पे उसका स्पीड स्लो होता है तो ये जो है क्या करते हैं, सरफेस पे जाके रुक जाते हैं। along with river, when river speed slow down, it get deposit on the वैली के बेड में जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोना, बाबू, सिल्वर, प्लेटिनम, जे किसी से रिएक्शन ना करते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं और प्लेस डिपॉजिट, फिर लोग इसको निकाल के लेके आते हैं। आप देखोगे किसी मूवी में ऐसे छानते हुए दिखेंगे। तो ये हो गया 4, और एक 5वां है हमारा ओशन एंड ओशन बेड में। जैसे एग्जांपल के लिए ओशन जो करंट है पानी, उसमें तो नमक वगैरह तो होता ही है, सॉल्ट हो गया, और भी अलग अलग तरीके के नमक, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, ये सारी चीजें मिल जाता है। और बेड से अगर बात करें तो मैग्नीज नोड्यूल हो गया, कोबाल्ट, ये सारी चीजें भी मिल जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आया। तो निकालते कैसे हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं थ्रू माइनिंग, एक बात तो समझ में आ गया, मींस इस रॉक्स को निकालना थ्रू माइनिंग। तो अब ये एग्जिस्ट कैसे करता है, या तो ये एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं जरा। तो ये एक बात तो समझ में आ गया, ये रॉक्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्शन दो तरह के, अगर मान लीजिए सरफेस पे है तो एक तरह से ये हो गया सरफेस माइनिंग, मींस एक्सट्रैक्शन क्या है, माइनिंग, और का एक्सट्रैक्शन, और को लेके आना, ठीक है, क्योंकि अर्थ से मिल रहा है, नेचुरल अकरिंग है, तो हम लोग जो निकालना, अगर सरफेस पे ऐसे उठा के लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी डीप इनसाइड है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, डीप माइनिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, चलो ये तो चलो इजी होता है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है। और अगर हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में लगभग सभी जगह मिनरल्स जो है, मिनरल्स होल्ड बाई, या कह लो मिनरल को कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नमेंट, कंट्रोल करने का काम कर रहा है गवर्नमेंट, मींस पूरी तरीके से निगरानी में किसको निकालना है, कितना निकालना है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। बट एक थोड़ा सा कंसर्न था, उसके बारे में समझ लो। जो ट्राइबल एरियाज हैं हमारे कंट्री में, ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्राइबल एरियाज के लिए डिफरेंट तरीके के रूल्स होते हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज को अलग से अधिकार दिए हुए। तो ट्राइबल एरियाज के जो माइंस वगैरह है, मिनरल्स, उसका जो अधिकार है वो होते हैं, आप कह सकते हो प्राइवेट का मतलब इंडिविजुअल, और या कह सकते हो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स होते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे मेघालय की बात करें, हमारे मेघालय में एक बड़ा ही फेमस तरीके से डीप माइनिंग होता था, जिसको बोलते थे रैट होल माइनिंग। सबको अपना इकोनॉमिक कंडीशन तो सही करना ही है, तो वहां के रहने वाले ट्राइबल भी करते क्या थे, वो एक नैरो पैसेज बनाते थे, बहुत ही नैरो होता था, नैरो पैसेज बनाते थे छोटे छोटे। अब इस पैसेज के थ्रू वो एंटर करते थे एंड दे एक्सट्रैक्ट कोल वगैरह, कोल हो गया और अदर मिनरल्स, उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और अपना बेच देते थे। अब ये इतने नैरो होते थे कि देयर वाज
नो प्रॉपर वेंटिलेशन, नो प्रॉपर वेंटिलेशन, उसके अंदर हवा भी पास नहीं हो सकता, मतलब आप उसके अंदर घुसना है तो लेट के जाना पड़ेगा। नो प्रॉपर वेंटिलेशन, ऊपर से ऐसे नैरो पैसेज को, ऐसे नैरो माइनिंग को इसमें बच्चों का भी इस्तेमाल करते थे, तो देयर वाज ए लेबर एक्सप्लॉइटेशन, लेबर एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। नाउ क्यों हो रहा है, अगेन ध्यान दो आप, इसका जो ट्राइबल एरियाज का मेजर कंट्रोल जो है लोकल लोगों के पास है, जिसके कारण बहुत सारे डेथ हुए, और कभी कभी अगर बारिश आता था मीन्स समटाइम वाटर जो है इसके अंदर क्या हो जाता था, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता था। और उससे भी बड़ी बात, आपको अगर मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना है, आपको डिफॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, साथ में आपको हैवी आर्म्स मतलब मशीन्स वगैरह यूज करना पड़ेगा। मशीन्स का मतलब एटलीस्ट विस्फोटक वाली चीजें तो यूज करोगे ना, हैवी एक्सप्लोजन, हैवी एक्सप्लोसिव आइटम्स, इन सबके कारण ह्यूज लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी देखने को मिला। पॉल्यूशन एनवायरमेंट एज वेल एज, एनवायरमेंट कहने का मतलब एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ह्यूज लेवल का पॉल्यूशन देखने को मिला, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड पूरा का पूरा नदी वहां का क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो इसके अगेंस्ट फिर एक केस हुआ था। तो हमारे कंट्री में एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। ट्राइब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है, ट्राइब्यूनल भी कोर्ट ही होता है, बस अंतर ये होता है ट्राइब्यूनल हमेशा स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो इनका स्पेसिफिक पर्पज क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरह के माइनिंग पे बैन लगा दिया, दे पुट बैन ऑन रैट होल माइनिंग। सो दैट इज द मेजर थिंग्स विच वी शुड नो। रैट होल माइनिंग कहां पे, मेघालय, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हमें जो मिनरल्स मिलेगा कैसे मिल रहा है, सरफेस से, रॉक से ही मिलेगा। वो रॉक सरफेस पे हो सकता है, वो हो सकता है इनसाइड हो मिनरल। इनसाइड वाला, सरफेस वाला तो चलो ठीक है ले जाओ कोई दिक्कत, इनसाइड वाला थोड़ा डीप कंसर्निंग वाली बात है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ज्यादातर तो गवर्नमेंट और रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है, बट ट्राइबल एरियाज में थोड़ा सा ये सारी तो इसको मिटाते हैं, और हम लोग इंडिया में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ओवर करेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। सी, पहला चीज ये कि हमारा जो इंडिया है इट्स अ रिच ऑफ मिनरल रिसोर्स। इंडिया जहां पे रिच, बहुत खूब अच्छा खासा मिनरल्स है, रिच ऑफ मिनरल्स। बट प्रॉब्लम क्या है, मिनरल्स, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। कहने का मतलब क्या है, सी, हम लोग अगर अपने इंडिया की बात करें, ये हमारा प्यारा इंडिया है ना, पाकिस्तान को ही मिला लें क्या, रहने दो, उसको हिस्ट्री में ही रखते हैं, अभी थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होगा तो मिला लेंगे। खैर, तो ये हमारा इंडिया है। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये वाला जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट्स ए इग्नियस रॉक। ये क्या है, इग्नियस रॉक का है, इग्नियस रॉक है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो यहां पे हमें मेटलिक मिनरल्स काफी मिलेंगे, और भी सारे मिलेंगे, बट मेटलिक मिनरल, और ये क्योंकि ओल्ड है, दीज आर द ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऐसा कह सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसके कारण इसको एनफ टाइम मिला, एनफ प्रेशर टेम्परेचर मिला, जिसके कारण इसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स बन सके। दूसरा होता है आपका ये वाला जोन, कोस्टल रीजन्स वाले जोन है ना,
कोस्टल। दीज आर द जोन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। स्पेशली यहां पे जो आके इकट्ठा हो रहे हैं, आप देखोगे जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हो गए, है ना, कुछ इस वाले जोन में सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो ये बेस्ट लोकेशन होते हैं फॉर द एनर्जी मिनरल्स। तो जरा पता करना, सबसे अच्छा खासा कोल वगैरह, कोल चेक करना कहां पे मिल रहा है, पेट्रोलियम चेक करना, हमारे कंट्री का सबसे पहला तेल का कुआं कहां मिला था, ठीक है, ये असम है वैसे, ठीक। ये नेचुरल गैस कहां पे मिलने का चांस है, ये चेक करना। थर्ड हो गया हमारा ये डेजर्ट वाला रीजन, यानी राजस्थान। दीज आर द डेजर्ट एंड इट इज द बेस्ट सोर्स फॉर नॉन मेटलिक मिनरल, जैसे कॉपर हो गया, लेड हो गया, है ना, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, छोड़ो कॉपर, लेड एक्सेट्रा। अब अगर बात करें हम लोग हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है पूरा, यहां तक ले जाओ, नॉर्दर्न प्लेन, तो ये पुअर है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, पुअर इन मिनरल्स अवेलेबिलिटी, पुअर है। रीजन ये है कि ये सारे स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर हमारा यंग है, यंग लैंडफॉर्म है, तो भी इसमें टाइम लगेगा। और यहां पे कौन सा मिलेगा आगे चल के, आज से करीब जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे 2000, 5000, 10 लाख साल बाद, तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा सेडिमेंट्री, क्योंकि यहां पे सेडिमेंट से यहां पे डिपॉजिट है, तो यहां पे आपको मिलने लगेगा कोल, ये वाली चीजें यहां पे मिलने लगेगा, ठीक है। उस टाइम तक हम लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे। खैर, तो समझ में आया हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी आप देख रहे हो कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो यही जियोग्राफी जो है ना, कि कैसे हमें इन मिनरल्स का इस्तेमाल करना और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे आता है गवर्नमेंट का रोल, जो हम लोग आगे समझेंगे। खैर, वो एक अलग पॉइंट है, बट मुद्दा ये है कि मिनरल्स के बारे में आई थिंक समझ में आ गया हमारे कंट्री में किस तरीके से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई मिस्टेक मैंने कर दिया हो, यू जस्ट हैव टू चेक आउट, उसको आप करेक्ट करोगे कमेंट बॉक्स में। कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो आप वापस से पूछोगे, नहीं पॉसिबल होगा किसी को एक्सप्लेन करना तो लास्ट में मैं कर ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू।